आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ठेका लागत पद्धति, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एवं जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो क्या है ठेका लागत पद्धति? देखिए, पहले ठेका पर कार्य करना मतलब किसी कार्य को पहले से ही डिसाइड कर लेना कि ये कार्य आपका इतने दिन में पूरा हो जाएगा और इतने इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो पहले से ही कोई चीज का निर्धारित कर लेना ही आपका क्या कहलाता है? ठेका लागत पद्धति। ठीक है, ठेका लागत दो शब्दों से मिलकर बना है, ठेका प्लस लागत। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना है, ठेका से और लागत से। ठेका शब्द से अभिप्राय है एक निश्चित अवधि के अंतर्गत एक निश्चित मूल्य पर कार्य करने को पूरा करने से है। अभी भी हमने बताया कि एक पहले जिसमें पहले से ही टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने टाइम में ये पूरा हो जाएगा और एक उसका प्राइस पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि ये प्राइस होगा इसका। ठीक है, वो ये कहलाता है आपका ठेका। ठीक है, अब ठेका लागत पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, क्या क्या विशेषताएं होती है? ठेका लागत पद्धति उन योजनाओं के लिए अपनाई जाती हैं जो दीर्घकालीन होती है। जैसे मान के चलिए हमने दिया, क्या क्या चीजें आ सकती है देखिए ठेका लागत पद्धति में। ठेका लागत पद्धति में जैसे पुल का निर्माण करना, सड़क बनाना, जहाज का निर्माण करना। ठीक है, जो भी चीजें बनाने के लिए यूज की जाती है वो ठेका लागत में आती है। तो बनाने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको जहाज बनाना है, तो आप जब भी जहाज बनाएंगे तो वो थोड़े समय में तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, बड़े टाइम पे बनेगा। या फिर आप सड़क बनाएंगे तो भी आपके बड़े टाइम पे बनेगी, 1 महीने में, 1.5 महीने में। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन होती है, मतलब लंबे टाइम के लिए होती है। ठीक है, कार्य का मूल्य पूर्व निर्धारित हो जाता है, होता है। ठीक है, पूर्व निर्धारित हो जाता है, उसका पहले ही प्राइस आपको बता देंगे, सड़क आपको इतनी सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक की सड़क बनानी है, कितने पैसे लगेंगे, तो वही आपको बता दिए जाते हैं कि 1 लाख लगेगी, 2 लाख लगेगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं ठेका लागत पद्धति का उपयोग भवन, सड़क, पुल और बांध बनाने के लिए किया जाता है। हमने ये बता ही दिया कि इसके लिए यूज होता है। ठीक है, लागत की इकाई एक ठेका होती है, मतलब उसका काम क्या होता है? बस एक ठेका करना। ठीक है, ठेका कार्य कारखानों में ना होकर, मतलब कारखानों में नहीं होता, ये कार्यस्थल पर किया जाता है। मैंने बताया कि ठेका कारखानों में नहीं हो सकता, किसी भी इंसान का हम कारखाने का कार्य हम ठेका पे नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कम ज्यादा है, कभी कम है, तो वो ठेका पे नहीं हो सकता, वो रेगुलर बेसिस पे मजदूरी पर उठता है। ठीक है, लेकिन जो ठेका कार्य होता है वो कार्यस्थल पर, सड़क पर बनानी है तो सड़क का, पुल बनानी है तो पुल पर, ठीक है, बांध बनानी है तो बांध पर, या फिर भवन बनाना है तो भवन के लिए। ठीक है, तो उसी कार्यस्थल पर किया जाता है ठेका लागत जो होता है। ठीक है, ठेका लागत को खोलने की विधि। तो ये खोलने के लिए उसके कुछ भी मेथड नहीं है। खोलने के लिए उसमें मेथड सिर्फ इतना है कि उसमें क्या लिखा जाता है कि आपने कैश की अमाउंट कितनी दी है, ठीक है, आपने कितना बैलेंस निकाला है, कितना आपने पेमेंट किया है, कितना आपका पेमेंट रह गया है, ये सारी शर्तें लिखी जाती है। कब आप पेमेंट देंगे या कब आपका ठेका पूरा होगा, ये सारी शर्तें लिखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ठेका बंद करने की, खाता बंद करने की विधि है। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं देखिए जरा। यदि ठेका 1 वर्ष में ही पूर्ण हो जाए तो जिस पक्ष पर डेबिट क्रेडिट में भी शेष बचता है वहां लाभार्थी खाते में शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका ठेका हुआ 1 लाख का, है ना, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 लाख का हुआ, आपने डेबिट में ट्रांसफर किया, लेकिन आपका क्रेडिट का बैलेंस बच रहा है तो क्रेडिट में पीएनएल के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, और अगर डेबिट में बच रहा है बैलेंस तो डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं यदि ठेका 1 वर्ष में पूर्ण ना हो तो सर्वप्रथम प्रमाणित कार्य की ठेका मूल्य से तुलना करके यह ज्ञात किया जाता है कि ठेका कितना पूर्ण हुआ है। ठीक है, तो पहले ये क्या करा जाएगा, मतलब कितना कितना ठेका पूर्ण हुआ है ये देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 वर्ष के अंदर पूरा नहीं हो पाता तब, तो देखिए क्या हुआ, यदि प्रमाणित कार्य 1/4 से कम है, मतलब आपका हिस्सा 1/4 हुआ है, तो क्रेडिट पक्ष के शेष को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में तथा डेबिट शेष को पीएनएल अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। देखिए, अगर क्रेडिट का शेष बचता है तो किस नाम से? वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, और डेबिट का शेष होता है तो पीएनएल अकाउंट के नाम से। ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यदि प्रमाणित कार्य 1/4 से अधिक हो, अब ध्यान रखिएगा, चौथाई से ज्यादा है और आधे से कम, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट शेष में निम्न को लाभार्थी खाते में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्रेडिट में। ठीक है, कैसे बनेगी, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, जो आपकी रह गया है वो बैलेंस लिखेंगे, फिर 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितना वर्क दिया गया था, वो कितना पैसे प्राप्त हो गए आपको, वो तो ऐसे करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगी वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, जिसे किस में करेंगे, हम क्रेडिट के पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब 1/4 मतलब 25% से अधिक हो और 50% से कम हो तब। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्रमाणित कार्य 1/2 से अधिक हो, मतलब 50% से अधिक रह गया हो, किंतु पूर्ण ना हुआ हो, मतलब 50% अधिक से ज्यादा रह गया हो, तो क्या करेंगे, तो क्रेडिट शेष में
लाभानी खाते में, देखिए तब भी लाभानी खाते में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे उसका मेथड चेंज हो जाएगा, बैलेंस लिखेंगे जितना रह गया है, फिर मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें था 1/4 से अधिक होने पर और 50% से कम होने पर आप क्या कर रहे थे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन निकल आएगी, उसे किस में ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल में। और तथा बाकी क्रेडिट सेल्स को, मतलब जैसे मान के चलिए आपकी कैलकुलेशन की, आपकी वैल्यू बैठी 50,000, पूरा आपका सामान जो भी आपने ठेका किया था वो 1 लाख का किया, ठीक है। अब आपको इसी कैलकुलेशन निकालने के बाद आपका आंसर आया 50,000 क्रेडिट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को वर्क इन प्रोग्रेस की, मतलब 50,000 जो बचा हुआ है वो आप किसके नाम से डाल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, ठीक है। और अगर यही क्या होता है, किंतु ये डेबिट में बसता है तो किस क्या नाम से करेंगे, अगर ये यहाँ पे आपको 50,000 ये हो गए या फिर कुछ और रह गए, यहाँ पे कुछ और अमाउंट आई, ठीक है, वो अमाउंट हम बताएंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट रह गई तो आपके कितने हो गए, 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे आ रहा है 1 लाख, तो 1 लाख को जो भी बचा हुआ है वो पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसे न रख करके फिर इसे करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अगर क्रेडिट में वैल्यू आती है तो वर्किंग प्रोग्रेस के नाम से, डेबिट में आती है तो पी एंड एल। है आपका कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग का नमूना, ठीक है। तो क्या 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 चीज आएंगी, देखिए मटेरियल आएगा, अगर क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपने परचेज किया है तो, स्टोर से लिया है, इशू करवाया है तो, या ट्रांसफर किया है किसी भी कॉन्टैक्ट को तो तीनों चीजें यहाँ पे जोड़कर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 बेसिस, अगर बेसिस दे रखा है और आउटस्टैंडिंग बेसिस तो दोनों को जोड़कर फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ लिखेंगे, अगर प्लांट लिया है आपने, डेप्रिसिएशन लिया है, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब सब कॉन्टैक्ट कॉस्ट, अगर कुछ भी कॉस्ट दे रखे सब कॉन्टैक्ट कॉस्ट की वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए दिया गया है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका बैलेंस फिगर, अगर बैलेंस फिगर आ जाएगा इधर, ठीक है। हमने आपको बता ही दिया कि 2/3 आ रहा हो तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, ठीक है। अगर पूरा हो गया है तो पी एंड एल के नाम से, ठीक है। ऐसे आ जाएंगी चीजें यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा भाई, मटेरियल में क्या कर रहा हो, रिटर्न किया हो सप्लायर को, या सप्लायर स्टोर में रिटर्न किया हो, या फिर ट्रांसफर किया हो अदर कॉन्टैक्ट को, ठीक है। सोल्ड किया हो अदर कॉन्टैक्ट को, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, कैश इन हैंड दिया है आपने, पैसे दिए हैं, ठीक है, तो उसके वो लिखेंगे। अगर बाय प्लांट क्या किया हो, प्लांट को आपने रिटर्न किया हो या ट्रांसफर किया हो या सोल्ड किया हो, तीनों में से कुछ भी किया है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और देखिए आप बाय पी एंड एल के नाम से लिखेंगे कब, जब मटेरियल या प्लांट स्टोर चोरी हो गया है या फिर आग लगने से जल गया है ना, या फिर उसमें जो भी लॉस हो रहा है उसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टरी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दिए हैं वो यहाँ लिखेंगे। पैसे क्या देंगे, मतलब इन सबको जोड़ने के बाद अगर डेबिट में वैल्यू, क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से लिखेंगे, जितना सर्टिफाइड हो गया है वो, जितना आपने पूरा कर लिया है वो, जितना अनकम्प्लीट रह गया है वो, दोनों चीज लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको बैलेंस इधर निकल के आएगा, बैलेंस फिगर, ठीक है। फिर इस बैलेंस फिगर को हम ट्रांसफर करेंगे इधर, ठीक है। और ये वीआईपी वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, जो भी कॉन्टैक्ट वाली वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। जो आपने कंप्लीट कर लिया है वो और इनकम्प्लीट है दोनों को ट्रांसफर कर देंगे इधर, ठीक है। फिर आपका जो बैलेंस फिगर है वो इधर आ जाएगा। फिर आप जो भी आपका बचा हुआ होगा उसे क्या कर देंगे, आप जो प्लस करके वैल्यू आएगी यहाँ पर उसी को लिखेंगे प्रॉफिट कीप्ड एज रिजर्व, ठीक है। देखिए अब ये है आपके लिए कॉन्टैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वैसे तो हम अलग क्लास लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लेकिन इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ज्यादा बड़ी क्लास इसी में इंक्लूड कर दिया है इसे, ठीक है। तो देखिए ठेकेदार द्वारा रोके गए प्रमाणित कार्य को क्या कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है, ठेकेदार द्वारा रोके गए कार्य को अवरोध कार्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवरोध कार्य, ठीक है। अब बोल रहा है प्रमाणन की तिथि के पश्चात हुए, मतलब उसके प्रमाणित कर दिया उसकी तिथि के पश्चात जो भी कार्य हो, कार्य की लागत को क्या बोला जाता है, बोला जाता है अप्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य, ठीक है। प्रमाणित तिथि के पश्चात, ध्यान रखिएगा पश्चात में उसके बाद कार्य की लागत को क्या बोला जाता है, अप्रमाणित कार्य। ठेका संबंधी कार्य कब स्वीकार किया जाता है, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। अब प्रत्येक ठेका लागत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक इकाई
अलग पृथक होती है, ये लिख लीजिए, पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहा है ठेकेदार की कुछ राशि कार्य पूरा होने तक नहीं भुगतान की जाती। ठीक है, कहीं ठेकेदार आधा कार्य ना छोड़ दे, इस रोकी गई राशि को क्या कहते हैं? इस रोकी हुई राशि को कहते हैं हम, इसे बोलते हैं हम प्रतिधारिता धन। ठीक है, रोकी हुई राशि को क्या बोलते हैं? प्रतिधारिता धन। ठीक है, देखिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए हमारी आपकी अकाउंट की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी क्लास जिसको जो आपको पूछनी है, ठीक है जी, आप पढ़नी है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए आपकी अकाउंट की अलग से क्लास लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम कल से बीओ की क्लासेस लेंगे।